तो हेलो गुड मॉर्निंग टू लफी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारे वीडियो को लगातार देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने वादा किया था कि हम लोग SCERT का बुक जो है, जो हमारे सरकारी स्कूलों में जो बुक चलता है, उसको लाइन बाय लाइन पूरे बुक को पढ़ा जाएगा, ना कि नोट्स छोटा मोटा लेके आया जाएगा। पूरी बुक को ही जैसे मैं अपने क्लास में बच्चों को पढ़ाता हूँ वैसे हूबहू आपको पढ़ाऊंगा। आपको पूरी तरह से फ्री क्लासेस का मजा लीजिएगा। यूट्यूब पर आपको पूरी तरह से फ्री क्लासेस मिलेगा, बढ़िया तरीका से, बेहतर तरीका से। जिन बच्चों को फ्री में पढ़ना है हमारे साथ जुड़ जाइए और एक एक क्लास को बेहतर तरीके से पढ़ाया जाएगा। और लास्ट में इस अभ्यास के जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे या फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, खाली जगह वाला, मिलान करने वाला जो भी है, ये सारे क्वेश्चन को बताया जाएगा, एक एक करके सबको समझाया जाएगा। और इसके अलावा बोनस में आपके लिए इस चैप्टर से रिलेटेड, मतलब ये जो चैप्टर दिया है इससे रिलेटेड आपको 25-30 क्वेश्चन एक्स्ट्रा में MCQ क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं तक सीमित रहा जाएगा, इस चैप्टर को बेहतरीन तरीके से समझा जाएगा। उसके बाद मैं आपको MCQ क्वेश्चन अपने तरफ से एक्स्ट्रा कराऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी कुछ देरी करते हुए। तो सबसे पहले देखेंगे ऊपर में लिखा हुआ है अध्याय 1, और ये जो किताब है बिहार बोर्ड के सरकारी स्कूल में 9th क्लास में चलता है। और ये 9th क्लास का पहला नंबर चैप्टर जो कि भूगोल का है, जिसका चैप्टर का नाम लिखा हुआ है स्थिति एवं विस्तार। तो सबसे पहले ऊपर में देखेंगे, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा है उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है ना। और आपको अगर कुछ इसके अलावा भी इंपॉर्टेंट लगेगा तो आप क्या कीजिएगा, उसको वीडियो को पॉज कीजिएगा और पॉज करके उसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा या अपने बुक में उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। मैं जितना अंडरलाइन किया हूँ कम से कम उतना तो आपको बुक में, अपने बुक में कर लेना है, या उसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, या अपने दिमाग में नोट कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि ये यहाँ ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले ऊपर में नोट डाउन किया गया है कि बिहार स्थित वैशाली विश्व का पहला गणराज्य है। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरी दुनिया में सबसे पहले लोकतंत्र यानी गणराज्य, सिंपल समझो कि लोग, सरकार को लोगों द्वारा चुनने की आज़ादी थी, फ्री था कि लोग अपने से सरकार को चुन सकते हैं। ऐसी व्यवस्था पूरी दुनिया में सबसे पहले देखा जाए तो बिहार के वैशाली में था। ठीक है, उसके बाद दूसरा अंडरलाइन में लगाया हूं कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम रखा गया है। यानी कि हमारे पास इतने महासागर है, जैसे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, ये 5 जो महासागर है उनमें से एकमात्र महासागर हिंद महासागर है जिसका नाम भारत देश के नाम पर रखा गया है। ठीक है, नीचे आएंगे तो इसकी स्थिति को ध्यान से देखेंगे। तो स्थिति में मैंने अंडरलाइन किया हुआ है कि इसकी स्थिति जो है अक्षांश रेखा में देखा जाएगा तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। वही इसका देशांतरीय विस्तार देखा जाएगा तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। अब ये दोनों में उत्तर लिखा और दोनों में पूर्व लिखा, इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी पे देखेंगे कि हमारा भारत कहाँ है, तो बीच बीच की जो लाइन होती है इसको बोलते हैं हम लोग विषुवत रेखा या इक्वेटर लाइन या भूमध्य रेखा। और ये जो रेखा में है इसके हिसाब से देखा जाएगा, और इस वाले लाइन से देशांतर, ये मानक प्रधान रेखा जो देखा जाएगा, जो इसको 180 डिग्री भी बोला जाता है, यहाँ से ध्यान दिया जाएगा। यानी सिंपल समझो कि हमारी जो भारत की स्थिति जो है पृथ्वी में नॉर्थ ईस्ट साइड में, क्यों? क्योंकि ये ऊपर वाला दिशा होता है ये नॉर्थ, और ये वाला होता है ये ईस्ट यानी पूरब, यानी उत्तर पूर्व दिशा में हमारी भारत, यहाँ पर भी हमारी भारत की स्थिति यहाँ पर है। इसीलिए जब भी हम लोग अक्षांश पढ़ेंगे लो तो उत्तर में पढ़ेंगे लो, और जब हम लोग देशांतर पढ़ेंगे लो तो पूर्व साइड में पढ़ेंगे लो। ठीक है ना। तो भारत के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार को आगे वाले, जो आगे वाला पेज है इसमें मैप के द्वारा भी समझाया गया, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए हमारा ये भारत का मैप है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से दिख सके। ठीक है, यहाँ देखिएगा तो नीचे आपको दिख रहा होगा 8 डिग्री 4 मिनट। तो भारत जो है, भारत की अक्षांशीय रेखा कहाँ शुरू है? देखो 8 डिग्री से, उसके बाद 9, 10, 11, 12 इसी तरह करते करते लास्ट हुआ कितना? 37 डिग्री 6 मिनट। इसको बोलते हैं अक्षांश रेखा। अब बहुत सारे बच्चों को अक्षांश और देशांतर रेखा किसी का तो ये नहीं पता होगा, तो थोड़ा सा समय लूंगा, उसको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये एक बड़ा टॉपिक है लेकिन शॉर्टकट में समझाने की कोशिश करता हूँ। मान के चलो हमारी ये पृथ्वी हो गई गोल, ऐसी एक रेखा बीचों बीच की है जिसको बोलते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। इसी के समानांतर उत्तर में खींचो रेखा या आपका दक्षिण में खींचो रेखा, इसके समानांतर खींची गई रेखा को बोलते हैं अक्षांश रेखा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है तो आप बोलिएगा 181। कितनी होती है? 181। लेकिन भैया नहीं होता है, ये है रॉन्ग। क्या है? यह आपका गलत है, स्वर ना, यह आपकी क्या है? गलत आंसर है। कितना होता है अक्षांश रेखा? तो अक्षांश रेखा होती है 117। कितनी होती है भैया? 117। कितना होता है? 181 ना होकर कितना होता है? 179। कितना होता है? 179। ठीक है, मैं अभी क्या बोला कि अक्षांश रेखा कितनी है, तो याद रखिए जब भी बोला जाएगा अक्षांश रेखा तो 179 होता है, और जब भी अक्षांश बोला जाएगा तो अक्षांश होगा 181। अब ये क्या है भैया लॉजिक? इसको समझते हैं क्या है लॉजिक। देखो ये हमारी हो गई पृथ्वी। पृथ्वी पर जब हम रेखा खींचना शुरू करेंगे तो रेखा खींचते खींचते 179 ही रेखा खींच सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ऊपर के साइड में आइएगा तो ऊपर में यानी नॉर्थ में आइएगा तो ये जो बिंदु है इसको उत्तरी ध्रुव बोला जाता है, और वही नीचे लगो दक्षिणी ध्रुव बोला जाता है। तो ये 90 डिग्री बिंदु है, यानी पॉइंट है। 90 डिग्री जो पॉइंट है इसको उत्तरी ध्रुव, और 90 डिग्री नीचे साउथ में दक्षिणी ध्रुव बोला जाता है। तो ये ना कि रेखा ना होकर ये क्या है? बिंदु है। इसीलिए जब भी बात किया जाएगा कि अक्षांश रेखा कितनी है तो 179 है, और बोला जाएगा कि अक्षांश
पूरी अक्षांश की कितनी संख्या है, तो 181 है। ठीक है, एक बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि इसी ग्लोब पर, किसी भी ग्लोब पर कितनी अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती है, तो कितनी खींची जा सकती है, तो 179। लेकिन अगर पूछ दे कि ग्लोब पर कितने अक्षांश है, तो 181, याद रखिएगा कितना, 181। ठीक है, आगे समझते हैं, इसकी देशांतर रेखा समझते हैं। तो देशांतर रेखा किसी भी ग्लोब पर में सीधा सीधा उत्तर दक्षिण की तरफ से खींची हुई रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग, देशांतर रेखा बोलते हैं। अब उसी संदर्भ में भारत की जो देशांतर रेखा है 68 डिग्री 7 मिनट शुरू हुआ और 97 डिग्री 25 मिनट में खत्म हो गया। ठीक है, आगे चलते, आगे समझते हैं, अगले पेज की तरफ आते हैं लोग। इसका आकार देखा जाए तो भारत का जो आकार है, भारत का आकार 32 डिग्री, सॉरी, भारत का जो क्षेत्रफल है, सॉरी, भारत का जो क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल को देखा जाएगा तो कितने एरिया में फैला हुआ है भारत, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका एरिया विस्तार है। जैसे कि आपको यहाँ सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा कितना विस्तार है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। जो पूरी दुनिया का कितना परसेंट है, तो 2.4% है। कितना परसेंट है भैया, 2.4% है। अब नीचे आएंगे तो देखेंगे ये एक ग्राफ बना हुआ है जिसमें लिखा गया रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद 7वें नंबर भारत। यानी पूरी दुनिया में अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए कि भारत कितने नंबर पे है, तो भारत है हमारा 7वें नंबर। कितने नंबर पे है, 7वें नंबर। 1 नंबर पर कौन है, रूस है। 2 नंबर पर कनाडा, 3 नंबर पर अमेरिका ना होके चीन है। कैसे, नीचे देखिए ध्यान से, यहां देखिएगा तो देखो ग्राफ बना हुआ भले अमेरिका का, लेकिन जहां देखो 1 नंबर में रसिया, 2 नंबर में कनाडा और चीन चाइना जो है कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, और यूएसए यानी अमेरिका जो है 4 नंबर पे, ब्राजील जो है 5 नंबर पे, ऑस्ट्रेलिया 6 और भारत 7वें नंबर पे है। ऐसा क्यों है, क्योंकि पहले जो है चाइना के अंतर्गत तिब्बत नहीं था, बाद में तिब्बत को भी कब्जा कर लिया, तो वो अमेरिका से भी बड़ा इसका एरिया हो गया। ठीक है, तो अब ये हो गया 7, भारत को मिला के 7 बड़े बड़े देशों की लिस्ट हो गई, है ना। मतलब कि पहले नंबर पर रूस है, उसके बाद कनाडा। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक है, मैं अपने से बनाया हुआ हूँ, आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट करके बता सकते हैं। इसको याद करने का आसान तरीका क्या है, इसको कर दीजिएगा रुख। क्या कीजिएगा, रुख, यानी रूस है, रूस और क से कनाडा, रुख चीन। किसको बोल रहे हैं, हमको चीन को बोलने के लिए बोल रहे हैं कि रुख चीन। क्यों बोल रहे हैं भैया रुख चीन, अब क्या, अब क्या, अ से अमेरिका, ब से ब्राजील, अब कौन आएगा भैया, आएगा भारत, अब आएगा भारत। तो क्या हुआ, रुक चीन, अब आएगा भारत। यानी रूस से रूस, क से कनाडा, चीन से तो चीन ही होगा, अ से अमेरिका, ब से ब्राजील, आ से ऑस्ट्रेलिया, आ से ऑस्ट्रेलिया और भारत का भारत ही होगा। तो रुक चीन, अब आएगा भारत, है ना। तो यानी चीन को हम लोग को रोकना है और चीन से भी आगे हम लोग को बढ़ना है, क्योंकि बहुत तेजी से चीन ग्रोथ कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसको 7 बड़े देशों का नाम आप आसानी से याद कर सकते हैं। अच्छा लगा होगा ट्रिक तो कमेंट करके बता सकते हैं। अब देखेंगे भारत की स्थल सीमा रेखा, यानी कि स्थल सीमा रेखा मतलब क्या होता है, फिर से हम लोग मैप में आते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पर स्थल सीमा रेखा का मतलब क्या होता है, स्थल मतलब होता है ऊपरी भाग, यानी यहाँ से शुरू हुआ और ये घूमते 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 हम लोग आगे लोग यहाँ आते और भी नीचे आए लोग घूम के, है ना। ये पूरी जो स्थल सीमा रेखा है, इसकी अगर देखेंगे तो कितना किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यानी यहां से चलना शुरू करोगे पूरे स्थल, स्थल मतलब जल से कनेक्ट नहीं करना, सिर्फ स्थल जमीन पर ही घूमना है, तो 15,200 किलोमीटर है। और वही इसका जलीय भाग देखा जाएगा, यानी जलीय या तटीय भाग, जल या तटीय भाग देखा जाएगा तो कितना किलोमीटर, यानी यहां से चलना शुरू किया और ये घूमते घूमते आगे हम लोग और पूरा ये घूम लिए लोग। ये तटीय भाग कितना है, 6100 किलोमीटर, कितना 100 किलोमीटर, सॉरी 6100 किलोमीटर, कितना हो गया 6100 किलोमीटर। ठीक है, कितना हो गया 6100 किलोमीटर। लेकिन कभी कभी क्या है कि अगर आपका तटीय भाग संपूर्ण तटीय भाग दे देगा, तब ये 61 से ना होकर हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। कितना हो जाएगा 7516.6। अब ये संपूर्ण क्या होता है, तो भाई साहब यही तट थोड़ी है, हम लोग के पास ये अंडमान निकोबार है, इधर लक्षद्वीप है, ये भी तो तटरेखा और भारत का ही तो हिस्सा है, ये कोई अलग थोड़ी है, भारत का हिस्सा है। तो सबको मिला देंगे तो 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो तटीय सीमा रेखा कितनी है 7516.6 और वही स्थलीय सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर। वही चीज की यहाँ पर नीचे में चर्चा किया गया। ठीक है, जैसा कि देख सकते हैं स्थलीय सीमा रेखा 15,200 और मुख्य भाग का 6100 और पूरा कुल मिला देंगे तो 7516.6 हो जाएगा। यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें लिखी गई, इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो लिखा हुआ है भारत मोटे तौर पर त्रिभुजाकार है। कैसे है, त्रिभुजाकार है। ठीक है, और उत्तरी भाग चौड़ा है, यानी ऊपर वाला भाग क्या है, चौड़ा है, और दक्षिणी भाग क्या है, दक्षिणी भाग 22 डिग्री अक्षांश के बाद धीरे धीरे पतला होते गया। अब इसको आके देखो, यहां पर आप प्रैक्टिकली देखो, देखो क्या है, यहां देखते हो तो ये जो लाइन है ना, इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री, और यहां देखो ऊपर में लिखा है 24 डिग्री, तो ये 23.5 हो गया। इसके नीचे आओगे, यानी ऊपर 24 है, इसका मतलब ये 23 हो गया, ये हो गया 22। तो ये जो लाइन है इसको ध्यान से देखो, ये वाली जो लाइन है आपको यहां पर दिखेगा, ये वाली लाइन को देखेंगे तो ये क्या है, ये आपका 22 डिग्री है। कौन सा है, 22 डिग्री है। इस लाइन को, इस लाइन से देखिएगा ध्यान से, तो
यहाँ से कंटिन्यूअसली ये पतला होते आ गया। भारत क्या है, नीचे पतला होते गया, यानी 22 डिग्री से नीचे की तरफ दक्षिण की तरफ आएंगे भारत में तो पतला होते गया है। वही बात ये कहा है कि 22 डिग्री अक्षांश के बाद दक्षिण साइड में भारत में जाएंगे तो वो पतला होते गए और ऊपर में चौड़ा है। देखो ऊपर में क्या हो रहा है, चौड़ा होते जा रहा है, ठीक है, लेकिन नीचे दक्षिण में आ रहा है तो पतला होते जा रहा है। तो पूछेगा भारत जो है, भारत की स्थिति है ना, देखा जाएगा तो किस अक्षांश के बाद भारत दक्षिण के साइड में पतला होते जाते थे, कितने अक्षांश, कितने डिग्री अक्षांश के बाद, 22 डिग्री अक्षांश के बाद में, ठीक है। आगे आते हैं, वही चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट पे लिखा गया था, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, दिमाग में इसको लोड कर लीजिएगा, ठीक है। अगले पेज में आते हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ एक वर्ड अंतरीप। सबसे पहले समझते हैं अंतरीप किसे कहते हैं। देखो भारत हम लोग का निचला भाग है, ये नीचे वाला भाग को बोलते हैं अंतरीप। क्यों अंतरीप बोलेंगे, किसी भी वो जमीन का भूभाग जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, तीन तरफ से पानी से घिरा, उसको क्या बोलेंगे, अंतरीप बोलेंगे। छोटा सा भूभाग रहेगा तो अंतरीप, और पूरे बड़ा भाग रहेगा तो उसको बोलेंगे प्रायद्वीप। क्या बोलेंगे, प्रायद्वीप। अब ध्यान सुनो, ये जो अरब सागर, इधर है बंगाल की खाड़ी, और नीचे में हम लोग का साउथ में है कौन सा, हिंद महासागर। तो ये नीचे वाली जो कोना है, जो तमिलनाडु का जो निचला भाग है, वो जो एरिया जो है पूरी तरह से तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको बोलते हैं अंतरीप। और इसका नाम है स्पेशल, क्योंकि यही एक जगह थोड़ी अंतरिप हो जाएगा, जहां भी जिस भी देश का नीचे वाला भाग जो तीन तरफ से पानी से घिरा होगा, यानी वह स्थलीय भाग जो तीन तरफ से पानी से घिरा, उसको अंतरिप बोलेंगे। तो इस अंतरिप का नाम है कुमारी अंतरिप। क्या नाम है, कुमारी अंतरिप, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। यानी हमारे भारत का जो दक्षिणी बिंदु है वो कौन सी अंतरिप है, तो कुमारी अंतरिप है। उसी तरह आप ये पढ़े होंगे, ये आपका क्या है, अफ्रीका महादेश। अफ्रीका महादेश के नीचे वाला भाग का नाम आप लोग जानते होंगे, उसका नाम है केप ऑफ गुड होप, जहां से होकर जितने भी यूरोपीय व्यापारी थे भारत में आना शुरू किए थे, इसी यहीं से हम लोग के रास्ते मतलब भारत के रास्ते का खोज हुआ था, ठीक है। तो इस केप ऑफ गुड होप का एक और नाम है उत्तर मासा अंतरिप। क्या नाम है, उत्तर मासा अंतरिप। क्या नाम है, उत्तर मासा अंतरिप, याद रखिएगा, ठीक है। आगे आइए, यहां पर देखिएगा तो अंतरिप के बारे में लिखा हुआ, आप चाहिए तो इसको रोक के वीडियो को पढ़ सकते हैं। अंतरिप का मतलब वही चीज जो छोटा सा वो भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ भारत एक प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप क्या, अभी मैं बताऊं, बड़ा भाग रहेगा तीन तरफ से पानी से घिरा है तो प्रायद्वीप, छोटा भाग रहेगा तो अंतरिप, यानी भारत प्रायद्वीप है और अंतरिप भी है यहाँ पे, ठीक है। सिंपल समझो। अब यहाँ पर देखोगे तो लिखा हुआ है कि पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और नीचे दक्षिण में हिंद महासागर। ये सारे बच्चों को मालूम है, जिसको मैप क्लियर रूप से दिमाग में लोड होगा। नहीं मालूम होगा तो एक बार फिर से मैप को देखिएगा, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिएगा तो एक चीज लिखा गया है कि अक्षांशीय और दशांतरीय विस्तार में कितना डिग्री का अंतर है, तो 30 डिग्री का अंतर है। कितना डिग्री का अंतर है भैया, 30 डिग्री का। कैसे, देखो 8 से शुरू हुआ और 8 डिग्री 4 से शुरू हुआ और 37 तक खत्म हुआ, लगभग आपका 29 दशमलव कुछ हुआ, यानी 30 डिग्री हो गया इधर भी, ठीक है। यहाँ 68 से शुरू हुआ और 97 तक गया, ठीक है। इसके बीच में भी लगभग कितना हुआ, 30 डिग्री का अंतर हुआ। यानी कि अक्षांशीय और दशांतरीय विस्तार का अंतर देखा जाए तो कितना अंतर होगा, 30 डिग्री का अंतर होगा। उसके बाद आएंगे नीचे देखेंगे तो भारत अरुणाचल प्रदेश कक्ष के बीच स्थित 2 घंटे का अंतर। अभी क्या है भाई, देखो ध्यान से, हम लोग का जो ये भारत है, मान के चलो ये भारत है। अब भारत में यहां पर देखोगे इस साइड में देखोगे ना, तो ये वाला जो साइड है, ये वाला जो राज्य है, इसको बोलते हैं हम लोग अरुणाचल प्रदेश। क्या बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश। और वही हम लोग इधर में आएंगे लोग, जो गुजरात वाला जो एरिया है, यह जो एरिया, इसको बोलते हैं कक्षीरण। अब सिंपल सी बात है कि आप सभी को पहले से पता है कि सूरज किधर से निकलता है, पूरब साइड से निकलता है। जब पूरब साइड से निकलता है तो सूरज की रोशनी पहले यहाँ पे पड़ेगा, उसके बाद कहाँ पड़ेगा, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ सूरज की रोशनी यहाँ पहले पड़ा है ना, उसके बाद कहाँ पड़ेगा आपका, सूरज की रोशनी यहाँ से आते तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब ये चीज यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्या मेंशन किया गया है कि 1 डिग्री से 2 डिग्री पहुंचने में, यानी हर एक डिग्री में पहुंचने में सूरज की लाइट को 4 मिनट लग जाता है। कितना लग जाता है भैया, 4 मिनट का समय लग जाता है। अब सिंपल बताओ, अगर यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री का अंतर है तो कितना मिनट लग जाएगा, तो एक डिग्री जानने में 4 मिनट, तो 30 डिग्री जानने में 120 मिनट, इसका मतलब 2 घंटे का अंतर। वही बात मैं यहाँ पर समझाया गया है कि अरुणाचल प्रदेश में अगर 5 बजे अगर सूरज की रोशनी दिखता है तो कक्ष के रन में 2 घंटा बाद यानी 7 बजे वहां पर सूरज की रोशनी दिखेगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसके देशांतरीय विस्तार के कारण और सूरज की गति के कारण 1 डिग्री जाने में कितना समय लगता है, उसको 4 मिनट लग जाता है 1 डिग्री क्रॉस करने में, ठीक है। वही बात लिखा है। अब यहाँ पर देखेंगे तो एक चीज लिखा गया है 82.5 डिग्री है, इसको मानक समय रेखा माना गया। अब भैया मानक समय रेखा क्या होता है, तो भारत जो हम लोग का है, भारत के बीचों बीच से एक समय रेखा खींचा गया है, यहीं से डिसाइड होता है कि इधर का समय और इधर का समय, ठीक है। तो बीचों बीच की जो रेखा है ये जो है 82.5 डिग्री, कितनी है, 82.5 डिग्री, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग मानक समय रेखा। क्या बोलते हैं लोग, मानक समय रेखा। कितना है, 82.5 डिग्री, ठीक है। अब ये मानक समय रेखा जो है इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, जो कि आपको ध्यान से यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, कहाँ से गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी से। और इलाहाबाद कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। आगे आइएगा तो लिखा हुआ है कि किसी भी समय रेखा को बनाने का कि क्या क्या मतलब शर्तें हो सकती है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक किसी भी देश में
है ना, मानक समय रेखा मानने के लिए या बनाने के लिए या डिसाइड करने के लिए किन किन शर्तों को लागू करना जरूरी है। तो सबसे पहला शर्त होता है कि वो किसी भी देश के बीचों बीच से गुजर रहा हो, यानी वो अपने देश में अगर बन रहा है तो देश के बीचों बीच से गुजर रहा है। दूसरा कि 60.5 डिग्री का अंतर हो, 60.5 डिग्री का अंतर हो, क्योंकि भी 60.5 डिग्री जो होता है 30 मिनट होता है, लगभग कितना होता है 30 मिनट होता है, 60.5 डिग्री बराबर 30 मिनट होता है। इसीलिए हर एक 30 मिनट के बाद एक आप बना सकते हैं कौन सी रेखा, मानक समय रेखा। उसी समय रेखा से हर तरफ के उस देश की समय को डिसाइड किया जाता है। भारत के बीचों बीच में से कौन सा गुजरा है, कर्क रेखा गुजरा। ये आप ऊपर मैप पे देख चुके हैं, जहां मैं बता रहा था 22 डिग्री के ऊपर था 23.5 डिग्री जो भारत के बीचों बीच से गुजरी है, उसका नाम है कर्क रेखा। और कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से गुजरता है। पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, है ना, उसके बाद झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक, एक एक करके इसके नाम को आप रट सकते हैं, याद कर सकते हैं, है ना। ट्रिक बहुत सारा, मित्र पे गमछादार, ये कर वो कर, लेकिन मैप अगर दिमाग में लोड होगा तो कुछ ट्रिक वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगा, सीधा सीधा आपको दिख जाएगा कि किन किन राज्यों से होकर गुजरा है। बस इसे याद ये वाला करने की जरूरत है कि झारखंड के राजधानी रांची से होकर गुजरता है और बांग्लादेश से होकर गुजरता है। ठीक है, क्योंकि जो पश्चिम बंगाल के बाद जो हम बोल रहे हैं त्रिपुरा मिजोरम है, उसके बीच में बांग्लादेश आ जाएगा। ठीक है, तो झारखंड के रांची से गुजरता है, यानी एक मात्र राजधानी से गुजरता है, और उसके बाद से आपका ये बांग्लादेश से होकर गुजरता है। यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ है ग्रीनविच मीन टाइम। ये क्या है भैया, तो पूरी दुनिया का टाइम कहाँ से डिसाइड होता है, तो ये होता है इंग्लैंड के जो शहर है ग्रीनविच, वहां से डिसाइड होता है। अब इंग्लैंड की जो शहर है ग्रीनविच, वहां से डिसाइड होता है। हम लोग उससे कितना आगे हैं लोग, तो आगे हैं लोग भैया हम लोग 5.5 घंटा आगे हैं लोग, समझे ना, कितने घंटे आगे हैं लोग, तो 5.5 घंटा आगे हैं लोग। कैसे, इसको मान लो 0, तो हम लोग को कितना बोले, हम लोग का समय रेखा कितना है 82.5 डिग्री। अब 82.5 डिग्री को 1 डिग्री, अभी बोले कि 4 मिनट लगता है, तो 82.5 डिग्री करके देखोगे तो तुमको लगभग जो है, लगभग नहीं, पूरे 5.5 घंटा हो जाएगा। कितना घंटा हो जाएगा, 5.5 घंटा। तो हम लोग ग्रीनविच मेन टाइम से कितने आगे हैं लोग, 5.5 घंटा। इसका मतलब क्या हुआ कि सूरज हम लोग तरफ पहले उगेगा, या ब्रिटेन में हम लोग की तरफ पहले सूरज उगेगा, उन लोग को मतलब बाद में पहुंचेगा, यानी हम लोग से वो 5.5 घंटा पीछे हैं लोग, यानी हम लोग आगे आगे रहते हैं लोग, समझ आ गया। अब आइए, अब यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ है ना, कि किरणें तिरछी पड़ती है। कहाँ पड़ती है भैया किरणें तिरछी, तो कश्मीर के साइड में। तो सूर्य का ताप क्या होता है, कम मिलता है। क्यों किरणें तिरछी पड़ती है, इसका भी एक लॉजिक है, सिंपल समझो। ये हमारी होगी पृथ्वी, ठीक है, यानी हमारी ग्लोब हो गया। ठीक है, अब ये इसको और छोटा करके बताएंगे तो थोड़ा सा ज्यादा बेहतर समझ जाएगा। ये होगी हमारी, है ना, पृथ्वी। ठीक है, अब यहाँ पर ये बोला अभी ये कर्क रेखा, और बीचों बीच की जो रेखा, इसको थोड़ा सा अलग कलर से बता दें, ये हो गया हमारा विषुवत रेखा। उसके बाद आ जाइए तो ये हो गया आपका मकर रेखा, है ना। आपको मालूम होना चाहिए, ऊपर 23.5 डिग्री कर्क और नीचे 23.5 डिग्री मकर रेखा, बीचों बीच से जो है वो विषुवत रेखा। हमारी जो सूरज जो होता है ना, ये सन जो होता है ना, ये हमेशा इसी तीनों के बीच में घूमते रहता है। ठीक है ना, मतलब यहाँ तक पहुंचता है और यहाँ तक पहुंचता है ना, मकर रेखा और कर्क रेखा बीच में घूमते रहता है, समझे। अभी पढ़े लो कि भारत के बीचों बीच से गुजरी है कौन सी रेखा, कर्क रेखा, तो कश्मीर ये थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। तो सूरज की रोशनी यहाँ तक तिरछी पहुंचेगी, जब यहाँ पहुंचेगा तब, यहाँ पहुंचेगा तो और तिरछा, यहाँ पहुंचेगा तो एकदम तिरछा, है कि नहीं। तो इसका कारण क्या हुआ, इससे क्या मतलब निकला, तात्पर्य क्या निकला कि कश्मीर में जो है इस एरिया के कंपेयर किया जाए या इस एरिया से कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर ठंडी ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि सूरज की रोशनी क्या पड़ रही है, तिरछी पड़ रही है। और इस चीज को अगर डिटेल में समझना होगा तो एक स्पेशल इसके लिए अलग वीडियो बता दूंगा, बहुत बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। बस इतना समझो कि सूरज जो होता है, सूरज की रोशनी जो होता है कश्मीर में तिरछी पड़ती है, इसलिए वहाँ गर्मी कम पड़ता है, इसलिए वहाँ पर बर्फ है, ग्लेशियर है, ठंडा ज्यादा है, वहाँ के लोग गर्म कपड़ा ज्यादा पहन घूमते हैं। और वही देखेंगे साउथ इंडिया में, यानी कि दक्षिण भारत में देखेंगे, केरला वगैरह साइड में, तमिलनाडु साइड में, तो वहाँ पर सूरज की रोशनी एकदम धधा के पड़ता है, एकदम गर्मी तेज पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है केरला और तमिलनाडु में ताप अधिक पड़ता है, गर्मी ज्यादा पड़ता है। अब इसमें आगे लिखा हुआ है, देखिए कि जिसका एक और कारण क्या होता है, जिससे एक और बदलाव क्या होता है कि केरल में सबसे छोटे और बड़े दिन में अंतर होता है 45 मिनट का, और वही लेह लद्दाख यानी लद्दाख और जम्मू कश्मीर साइड में 5 घंटे का अंतर हो जाता है। कारण क्या, अभी वही चीज सूरज की रोशनी वहां तिरछा पहुंचता है, तो एक तो लेट से पहुंचेगा, जल्दी खत्म हो जाएगा, और जहां सूरज की रोशनी सीधा पहुंच रहा है या जल्दी पहुंच रहा है, वहां पहले पहुंच जाएगा और लेट से खत्म होगा, है कि नहीं है। तो केरल तमिलनाडु साइड में या नीचे साउथ साइड में दिन लंबा रहता है, यानी उस दिन और रात के बीच में 45 मिनट का अंतर होता है। और वही जो होता है कश्मीर में या ऊपर उत्तर साइड में, भारत के सबसे उत्तरी भागों साइड में, वहां पर लद्दाख वगैरह एरिया में दिन और रात के बीच में लगभग 5 घंटे का अंतर हो जाता है, बहुत ज्यादा अंतर होता है, क्योंकि वह बहुत लेट से सूरज पहुंचता है। ठीक है, क्योंकि तिरछा है, सिंपल बात है। अब आइए भारत तथा विश्व में कंपेयर करके देख लेते हैं कि भारत और विश्व में क्या स्थिति है, क्या है। पहले देखेंगे तो भारत हिंद महासागर में एक लौता एक भारत है जिसपे पूरा पावर बनाए रखा हुआ है, या मतलब हिंद महासागर में जो पूरी तरह से इसके अंडर में रहता है। ठीक है, आगे आएगा नीचे,
यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है कि बोध गया अंतर्राष्ट्रीय महत्व क्या है। तो भैया बोध गया का अंतर्राष्ट्रीय महत्व इसलिए है क्योंकि वो बौद्ध धर्म के वहाँ पर बड़े बड़े मठ है, वहीं से बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई थी। ठीक है, दुनिया भर के जितने भी बौद्ध धर्म फैले हुए हैं उनकी धार्मिक स्थल हो जाएगा बौद्ध, ये बोध गया में हो जाएगा, जो बिहार की धरती बौद्ध में है, गया में है। ठीक है, उसके बाद आएंगे तो समझेंगे नीचे में, तो भारत से मसाला, मलमल, कपड़ा आदि जो है भारत से यहाँ से निर्यात होता था, यानी बेचा जाता था। भारत में मसाला था, मलमल का कपड़ा था, ये ज़्यादा काफ़ी फेमस था, समझ रहे ना। तो भारत से क्या होता था, भारत से मसाला, मलमल, है ना, ये सब जो है भारत से निर्यात होता था, बेचा जाता था। ठीक है, नीचे आएंगे तो और देखेंगे ये भारत, ये जो विश्व का मैप बना हुआ, इसमें आप चाहें तो देख सकते हैं हमारी भारत की स्थिति कहाँ दिख रही है। बहुत ही खूबसूरत हमारा भारत दिख रहा है, इसको जूम करके थोड़ा और बेहतर तरीका से देख लीजिए। ठीक है, तिरंगे झंडे का कलर में बहुत खूबसूरत लग रहा है। आगे आइए, आगे चलते हैं अगले टॉपिक के पास, है ना। यहाँ देखेंगे भारत का पड़ोसी देश। ठीक है, भारत क्या है, पड़ोसी देश में देखेंगे भारत सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन का सदस्य है। और इसकी मुख्यालय कहाँ है, तो भैया इसकी मुख्यालय है काठमांडू। कहाँ है इसकी मुख्यालय, कहाँ है, काठमांडू है। और इसमें कितने सदस्य हैं, तो 8 सदस्य हैं। कितने सदस्य भैया, तो 8 सदस्य हैं। कौन कौन सदस्य हैं, तो इसके सदस्य देखेंगे तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। याद करने का तरीका क्या है, तो सिंपल समझो कि भारत के नीचे नीचे में है, यहाँ पर है आपका मालदीव, यहाँ है श्रीलंका, ये हो गया हम लोग का भारत, ये हो गया पाकिस्तान, ऊपर हो गया अफगानिस्तान, उसके बाद ये जाएंगे तो नेपाल, उसके बाद भूटान, है ना। तो ये हो गया हम लोग का बांग्लादेश। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हुए। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और उसके बाद से बांग्लादेश, ये हो गया 8 सार्क के सदस्य हैं। ठीक है, अब ये तो श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में साइड में है। ये चीज़ मैप की बातें हैं, मैप अगर क्लियर रूप से आपके दिमाग में लोड होगा तो हर चीज़ क्लियर हो जाएगा कि मालदीव किधर है, श्रीलंका किधर है, नीचे साइड में भारत का दक्षिणी साइड में है। ठीक है, जो और श्रीलंका और क्या बोलते हैं उसको, भारत को अलग करता है कौन सी खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। कौन सी खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, या पाक जल संधि। कौन सी खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि। याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा कि भारत और श्रीलंका को कौन सी खाड़ी अलग करता है, तो मन्नार की खाड़ी, और कौन सी संधि अलग करता है, तो पाक जल संधि अलग करता है। ठीक है, भारत का सबसे जो अंतिम भाग है, यानी दक्षिणी जो भाग है, जिसका नाम है धनुषकोटी, उससे श्रीलंका की दूरी कितनी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 24 किलोमीटर दूर है। यानी भारत का जो लास्ट जो पॉइंट है, यहाँ जो धनुषकोटी है, यहाँ से जो श्रीलंका शुरू होता है, इसके बीच की जो दूरी है कितनी है, तो 24 किलोमीटर। कितना दूरी है भैया, 24 किलोमीटर है। ठीक है, आगे जाइए। जम्मू कश्मीर एक ऐसा क्षेत्र है जहां भारत और अफगानिस्तान और चीन की सीमाएं मिलती है। देखो जम्मू कश्मीर, ये दिया हुआ पुराना किताब है, लेकिन ये अब गलत हो गया है, अब गलत, क्योंकि ऊपर वाला जो भाग हम लोग का है ये हो गया अब लद्दाख। ये वाला एरिया क्या हो गया, लद्दाख। ये इस वाली एरिया की बात कर रहा है, यानी ऊपर वाले भाग की बात कर रहा है कि ये जो एरिया है, यहाँ अफगानिस्तान सटता है और ये यहाँ पर पाकिस्तान था और इधर से चाइना था। ठीक है, तो वही बात कर रहा है कि जम्मू कश्मीर के ऊपर वाला भाग एक ऐसा भाग है जहाँ से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर वहाँ पर सटता था। लेकिन अब ये एरिया जो है हम लोग का पाकिस्तान जो है खा गया है, कब्जे में रखा हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं लोग, है ना, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी POK बोलते हैं लोग। ठीक है, तो POK वाला एरिया खा गया है। तो अब हम लोग जो अफगानिस्तान से हम लोग का सीमा रेखा नहीं बनता है, इसको किसी दिन पीट पाट के पाकिस्तानियों से छुड़ा लेंगे तो फिर से हम लोग को वापस आ जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। ठीक है, यहाँ एक लिखा हुआ है कि, है ना, नेपाल जो है ना, नेपाल क्या है, तो हिमालय की गोद में बसा हुआ है। क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से कौन सा देश हिमालय की गोद में बसा हुआ है। भूटान दे देगा, नेपाल दे देगा, समझ ना, ये चाइना दे देगा, हावी बहुत सारे दे सकता है। तो आपको कंफ्यूजन ना हो, नेपाल क्या है, हिमालय की गोद में बसा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर लिखा कोसी बिहार की शोक नदी है, बहुत भयानक शोक नदी है भैया, बाढ़ बहुत जबरदस्त लाती है ये शोक नदी। ठीक है, शोक नदी पूछे कहाँ से निकलती है, तो नेपाल से निकलता है। एक हनुमानगढ़ नगर, वहाँ पर एक टाउन है, एरिया है, वहाँ पर एक पहाड़ है सप्तकोशी की, उसी पहाड़ से ये कोसी नदी निकलती है और नेपाल से होते हुए बिहार में एंटर करती है और बिहार में तबाही लाती है। कारण क्या है, ये अपनी मार्ग हमेशा बदल देता है, इसकी रास्ता कोई फिक्स नहीं है, कभी किधर से आता है कभी किधर से आता है, तो इसीलिए हमेशा ये बाढ़ जबरदस्त लाता है। एक बार बाढ़ लाया था, बहुत ही भयानक बाढ़, 2008 में लाया था, 18 अगस्त 2008 को लाया था। तो कभी क्वेश्चन पूछ दे कि बिहार में भयंकर बाढ़ कब आया था कोसी नदी के कारण, तो 2008 में आया था, बहुत ही भयंकर बाढ़। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो ये भारत का मैप दिया हुआ है, इसमें जो चीज़ें दिया हुआ है मतलब लगभग ऑलमोस्ट चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। कोई दिक्कत होगा तो फिर से कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसे बीचों बीच में है करके रेखा, ये है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये वाला जो एरिया बोल रहा था ना कि ये तीन तरफ से चाइना से, लेकिन ये वाला एरिया तो पाकिस्तान खा गया है हम लोग का, मैंने कब्जे में रखा हुआ है। छुड़ाएंगे इंशाल्लाह, इसको छुड़ाएंगे, बहुत जल्दी छुड़ाएंगे लोग। ठीक है, सो ना, तो इसी एरिया की बात कर रहा था कि ये वाला जो एरिया है ना, आपका जो एरिया है, ये वाली जो एरिया है, यहाँ पर हम लोग का क्या है,
ऑक्यूपाइड कश्मीर है। नीचे आएंगे तो नीचे देखेंगे, है ना, आगे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसको भैया, तो भूटान की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो है हमारे देश भारत की, ठीक है। तो हम लोग आज भी भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की है, यानी भारत हम लोग भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी रखे हैं लोग। यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ मैक-मोहन रेखा। अब ये मैक-मोहन रेखा क्या है, तो भारत और चाइना के बीच में जो रेखा खींची गई उसको मैक-मोहन रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैक-मोहन जो रेखा ये कहाँ खींचा गया है, तो पूर्वोत्तर भारत में आएंगे तो ये जो पूर्वोत्तर हम लोग का भारत एरिया जो है ना, यहाँ देखेंगे तो ये जो अरुणाचल प्रदेश में अभी बताया, यहाँ पर है ना, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि इस वाले लाइन से लेकर ये वाली जो लाइन है यहाँ तक, ये जो रेखा इसको बोलते हैं लोग मैक-मोहन लाइन, सॉरी, ये खींचा गया था 1914 के ही आसपास में। उसमें हुआ था शिमला सम्मेलन। इस समय उसमें ये एरिया जो था ये तिब्बत का था। तिब्बत से हम लोग किए थे, लेकिन चाइना चट्टा मानवे नहीं करता है, कहता है कि ना ये हम लोग शिमला समझौता जो है नहीं मानेंगे, और ये जो मैक-मोहन रेखा है इसको खारिज कर देता है चाइना। बोलता है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो हमारे ही भाग है, ठीक है, और घुसने की कोशिश करता है, काफ़ी एरिया में घुस भी चुका है, ठीक है। आगे आइए, ठीक है, आगे देखते हैं, आगे समझते हैं। इसमें अरुणाचल प्रदेश, वही बात है, अरुणाचल प्रदेश में जो रेखा खींची गई उसी रेखा को मैक-मोहन लाइन बोला जाता है, ठीक है। जहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ियाँ है जिसको पूर्वांचल की पहाड़ियाँ बोला जाता है। उसके बाद म्यांमार में जो पहाड़ी उसको बोलते हैं आराकाम योमा पहाड़ी। अब ये क्या है भाई साहब, तो आराकाम योमा पहाड़ी जो अभी बोले हैं कि ये जो हम लोग का अरुणाचल प्रदेश एरिया है जो यहाँ पर जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम है ना आराकाम योमा। ये जो पहाड़ी है इस पहाड़ी का नाम है आराकाम, जो भारत और म्यांमार को, यानी हम लोग को भारत और किसको, म्यांमार को अलग करता है। ये भारत को और म्यांमार को अलग करता है। कौन सी पहाड़, आराकाम योमा पहाड़। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा होगा आराकाम योमा पहाड़, ठीक है। उसके बाद यही पहाड़ जो है आराकाम योमा पहाड़ जो है यहाँ से म्यांमार और हम लोग का भारत को अलग करता है, और नीचे यहाँ डूब गया और आगे आके यही लक्षद्वीप, और ये सॉरी लक्षद्वीप बोल रहे हैं, अंडमान निकोबार में जाके निकल गया, ठीक है, यही पहाड़ निकल गया, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो सिप किला दर्रा के बारे में चर्चा किया है कि सिप किले दर्रा से होकर गुजरती है। कहाँ जाइएगा, मतलब इंडिया से तिब्बत की तरफ जाना होगा तो कौन सी दर्रा से होकर जाइएगा, सिप किला दर्रा से होकर जाइएगा। उसके बाद लिखा है कि सिक्किम में दर्रा जो है, सिक्किम साइड में दर्रा, तो सिक्किम साइड में भाई दर्रा का नाम नहीं लिखा हुआ है ना। सिक्किम पे दर्रा जो है इसका नाम है नाथुला और जेलेपला। देखो दर्रे के बारे में एक सेपरेट वीडियो बना दीजिएगा जिसमें हर दर्रे के बारे में बताया जाएगा। जैसे उत्तराखंड में धर्मा नीति माना है, उसके बाद से रोहतांग है, उधर लद्दाख वगैरह साइड में, कश्मीर साइड में बुर्जिला है, बनिहाल नीचे आ जाएगा, है ना आपको। उसके बाद से बुरहानपुर दर्रा है आपका भारत के बीचों बीच में, थालगाड, भोरगाड, पालगाड, बहुत सारे दर्रे हैं। जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे उनको समझ नहीं आएगा, ठीक है। और जो पढ़े हैं उनके रिवीजन के लिए एक बार इसका एक सेपरेट वीडियो बता दिया जाएगा। इसमें उस पूरी चीज़ों को बता पाना संभव नहीं हो पाएगा। अब आएंगे नीचे में तो देखेंगे तो एक रेड क्लिप लाइन के बारे में चर्चा किए गए, ठीक है। तो रेड क्लिप लाइन आज़ादी के बाद मैच 2-3 दिन बाद ही इस लाइन को खींच दिया गया था। ये लाइन को स्मरण, अब ये लाइन किधर है, तो इधर आइएगा इस वाले एरिया में, जहाँ से हम लोग का ये आपका क्या बोलते हैं उसको, राजस्थान वाला एरिया, जो ये राजस्थान सॉरी गुजरात वाला जो एरिया है, इस एरिया में जो लाइन खींचा गया इसी लाइन को बोलते हैं वो रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, रेड क्लिफ लाइन बोला जाता है। अब इसके क्वेश्चन, अभ्यास के क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला था कि अभ्यास के क्वेश्चन आंसर को बताया जाएगा, और इसके अलावा और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं बताने की कोशिश करूंगा। जल्दी से जो कंप्लीट करते हैं। पहला नंबर जो क्वेश्चन लिखा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कितने नंबर स्थान है, तो 7वें नंबर में स्थान है भारत का। और इससे बड़े कितने, 6 बड़े, सबसे बड़ा रूस है, ठीक है। भारत का क्षैतिज और देशांतरीय विस्तार में अंतर कितना है, तो 30 डिग्री का भैया अंतर, अभी मैंने बताया कि 30 डिग्री का अंतर है। क्यों अंतर है, इस सारी चीज़ों को डिटेल समझा चुका हूँ, है ना। जो बच्चे शुरू से देखते आ रहे हैं उसको क्लियर रूप से समझ आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत की मानक माध्यान्ह रेखा यानी समय रेखा कौन सी है, तो 82.5 डिग्री है, ठीक है। जो भारत के ये भी बीचों बीच से गुजरती है 82.5 डिग्री, ठीक है। ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर कोई पूछ देगा कितने राज्यों से गुजरती है, तो 5 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। उसके बाद से है ना, भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से कितनी, तो दुगुनी है। कैसे दुगुनी है, तो भाई स्थलीय सीमा रेखा था 15,200 और जलीय था 75, 16.6, तो लगभग 75 दूना 15 हो ही गया डायरेक्ट, तो लगभग दुगुनी है, ठीक है। अब भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा खींची गई उस रेखा क्या नाम है, मैक-मोहन लाइन, जो शिमला समझौते के तहत खींचा गया था 1914 के आसपास में, ठीक है। लेकिन चाइना मानता कहाँ है उसको। हिर्किस्तान में आएंगे तो भारत का क्षेत्रफल कितना था भैया, भारत का क्षेत्रफल था 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। कितना था, 32.8 लाख, और पूरे विश्व का कितना है, 2.4% इस पूरे विश्व में है, ठीक है। अब ये लिखा भारत का मुख्य भूभाग का उत्तर से उत्तर अक्षांश, अब अक्षांश से पूछ रहा है तो 8 डिग्री है ना 4 मिनट से लेकर, और कितना है भैया, 37 डिग्री 6 मिनट, कितना 37 डिग्री 6 मिनट, है ना। और देशांतर का देखेंगे तो देशांतर कितना हो जाएगा, देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक, ठीक है।
भारत का कुल कितने राज्य और केंद्र शासित कितना अभी है, तो 28 गो राज्य है और 8 गो केंद्र शासित है, ठीक है ना। उसके बाद श्रीलंका भारत से है ना डैश और डैश द्वारा अलग होता है, तो पहला हो जाएगा, अब दोनों कुछ में लिख सकते हैं, यानी पहले मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि के द्वारा अलग होता है भारत से, ठीक है। कोसी नदी को बिहार का क्या बोलते हैं, शोक बोलते हैं, जो हिमालय के सप्त कोशिकी से कहाँ से निकलता है, तो सप्त कोशिकी से निकलता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हो गया, अब यहाँ से क्वेश्चन कंप्लीट। अब जो है हम लोग देखेंगे, लो जो क्वेश्चन हो गया मेरे तरफ से बोनस पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, उसको भी बताया जाएगा, कहीं भागना नहीं है, उसको कंप्लीट इसी में ऐड किया जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेहतरीन तरीका से बताया जाएगा, ठीक है। शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन जो देखेंगे लिखा हुआ है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो विश्व में कितना नंबर स्थान है, तो 7वां नंबर स्थान है भैया, इससे 6 बड़े हैं, सबसे बड़ा रूस है, ठीक है ना। उसका भी मैंने ट्रिक बता दिया था कि सातों का नाम अगर याद करना होगा तो कैसे याद करेंगे, याद करने का तरीका है रुक चीन, क्या करेंगे, रुक चीन, है ना। अब क्या है ना, अब है ना आएगा कौन भाई, भारत आएगा। अब कौन आएगा, आएगा भारत। जो रूस से रूस, क से कनाडा, चीन से चीन, है ना, चीन से चीन हो जाएगा, अ से अमेरिका, ब से ब्राजील और आ से ऑस्ट्रेलिया और भा से भारत हो जाएगा, यानी रुक चीन। अब किसकी बारी है भाई, आएगा भारत, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में कितने डिग्री का अंतर है, तो भैया 30 डिग्री का अंतर है। अभी मैंने बताया उस वाले वीडियो में जिसमें मैंने उसको पूरी डिटेल से समझाया हुआ है चैप्टर को, ठीक है। जो नहीं देखा होगा उसको देख लेगा, तो हमको लग रहा है कि पूरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बनाने में आसानी हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो भारत का मध्याह्न समय रेखा कितनी है, तो 82.5 डिग्री है, इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से कितनी बड़ी है, तो दुगुनी है, अभी हम लोग पढ़े हैं लोग, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो भारत और चाइना के बीच में कौन सी रेखा खींची गई है, तब मैक मोहन लाइन खींची गई है। और मैं क्वेश्चन पूछी कहाँ खींची गई है, तो ये खींची गई आपके अरुणाचल प्रदेश के साइड में खींची गई, यहाँ पर खींचा गया मैक मोहन लाइन, जिन्होंने पूरी तरफ नहीं खींचा है, अरुणाचल प्रदेश साइड में खींचा हुआ, याद रखना, ठीक है। कर्क रेखा किस राज्यों से नहीं गुजरती है, क्वेश्चन क्या दिया भैया, यहाँ पे देखना है, नहीं गुजरती है, तो गुजरात से गुजरती है, ठीक है ना। उसके बाद मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, किससे नहीं गुजरती है, तो महाराष्ट्र से, क्योंकि मैं बताया था गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। यानी कि गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया, है ना, उसके बाद छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ के बाद उसके बाद क्या हो गया आपका, है ना, ये झारखंड हो गया, है ना, अरे झारखंड जी, ठीक है, झारखंड हो गया, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल हो गया, उसके बाद त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। ये 8 राज्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा, कहाँ से नहीं गुजरती है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। 7 नंबर क्वेश्चन लिखा है, इसमें से कौन सा देश जो है उत्तर प्रदेश की सीमा को छूता है, कौन सा देश उत्तर प्रदेश की सीमा को छूता है, मतलब उत्तर प्रदेश कौन सटा है, तो चाइना तो सटल नहीं है, क्योंकि चाइना उत्तराखंड के साइड में सटल है। पाकिस्तान तो बहुत उन्ने है भैया, उत्तर राजस्थान और गुजरात वगैरह आ जाएगा। अफगानिस्तान तो मुड़िए पर हम लोग ऊपर है एकदम में, तो ऊपर चल जाएगा, वहाँ पर लद्दाख वगैरह सटल है। सटल कौन है भैया, नेपाल सटल है, और अपना बिहार भी सटल है नेपाल से, याद रखिएगा, हम लोग बिहारी आदमी नेपाल में ऐसे ही क्रॉस कर जाते लोग, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो वो कौन सा स्थान है जो 3 समुद्र से मिलन स्थल पर स्थित है, मतलब कि वह कौन सा भाग जो 3 भागों से जलों से घिरा हुआ है, तो वो भाग है, क्या नाम है, उसका नाम है कन्याकुमारी, ठीक है। ये इसी का नाम है कुमारी अंतरिप, क्या नाम है, कुमारी अंतरिप, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो भारत के मुख्य भाग की सही अक्षांशीय विस्तार के निम्न है। अक्षांशीय विस्तार पूछ रहा है, कौन सा पूछ रहा है भैया, अक्षांशीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार कौन सा हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 27 डिग्री 6 मिनट, पूरी कंप्लीट इसको पढ़ा चुके हैं, जिन बच्चे पढ़े होंगे उसको समझ आ रहा होगा। अब ये दशांतरीय विस्तार पूछ रहा है, तो कौन हो जाएगा, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर, है ना, ये होगा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 68 डिग्री 60 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है, ठीक है ना। उसके बाद आएंगे 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो भारत के मुख्य भूमि का पूर्व पश्चिम विस्तार कितना किलोमीटर है। अब कह रहा है पूरब से पश्चिम, देखो यानी ये पूरब से पश्चिम पूछ रहा है, तो पूरब से पश्चिम कितना हो जाएगा, तो 2933 किलोमीटर, कितना है 2933 किलोमीटर। यहाँ जो है पॉइंट नहीं होना चाहिए, गलती दी है, ये पॉइंट हटा दीजिए, 2933 किलोमीटर, ठीक है। अब आइएगा, तो इसका भारत के मुख्य भाग से उत्तर से दक्षिण की तरफ देखेंगे, तो इसका विस्तार कितना, उत्तर से दक्षिण की तरफ देखेंगे तो 3214 किलोमीटर, कितना हो जाएगा, 3214 किलोमीटर, जैसे कि आप लोग बुक में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। 13 नंबर क्वेश्चन आएंगे, तो निम्न में से कौन सी रेखा भारत को उत्तर और दक्षिण भागों में बांटती है, यानी कि भारत के बीचों बीच की रेखा, जाहिर सी बात है कौन सी रेखा थी, कर्क रेखा थी, कौन सी रेखा थी, कर्क रेखा। 14 नंबर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह से निकटतम देश है। अब अंडमान निकोबार के पास में कौन सा देश है, देखो ये हम लोग का अंडमान है, निकोबार है, इसके बगल में है, यहाँ पर है इंडोनेशिया, कौन सा भैया, इंडोनेशिया देश, कौन सा देश है जो दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी यहीं पे है, याद रखिएगा इंडोनेशिया में है, ठीक है। निम्नलिखित में से कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। अभी मैंने बताया 8 राज्य, आपको याद होगा तो तुरंत बता सकते, गुजरात से गुजरेगा, झारखंड से गुजरेगा, त्रिपुरा से गुजरेगा, लेकिन भैया उड़ीसा से नहीं गुजरेगा, उड़ीसा का तो नाम ही नहीं लिए थे, ठीक है ना। 16 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर
देशांतर कौन सा? अब सबसे पूरब है, मतलब इधर पूछ रहा है, सबसे पूरब में कौन होगा? तो 97-25 था, 97-25 पूरब। देखो यहाँ पूरब 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 ही लिखा, अगर पश्चिम लिखा रहता ना तो गड़बड़ हो जाता। 97-25 पूरब, ठीक है, समझे ना। अब आइए 17 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीष्म अवकाश से आप यदि कावारती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाना चाहते हैं? तो भैया कावारती अगर आपको मालूम रहता कि किसकी राजधानी है, किस एरिया का है, तो आप पटक से बता देते कि भैया ये लक्षद्वीप का है, ठीक है, समझ ना। आगे आइए, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरांचल, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमाएं किस देश को छूती है? अब देखो उत्तर प्रदेश, बिहार, अभी बोले यूपी और बिहार हम लोग नेपाल सटल है, उत्तरांचल भी सटल है, सिक्किम तो पूरा सटल है, पश्चिम बंगाल का ऊपरी वाला भाग दार्जिलिंग सटल जाता है, ठीक है। तो ये सब कौन सा सटा है? तो नेपाल से सटा हुआ है ना। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, भारत पाकिस्तान के बीच में कौन है? तो रेड क्लिफ लाइन है, ठीक है, रेड क्लिफ लाइन। ऐसे भी हम लोग है ना, पाकिस्तान हम लोग से ललिया हिल रहता है, रेड रेड भले रहता है, कोनो बातों में घुसिया जाता है, ठीक है। तो रेड क्लिफ लाइन किससे है हम लोग का? तो पाकिस्तान से, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन, कार्य रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? फिर वही क्वेश्चन हो गया भैया, गुजरात से तो गुजरबे करेगी, मध्य प्रदेश से गुजरेगी, झारखंड से गुजरेगी, लेकिन भैया महाराष्ट्र से नहीं गुजरेगी। 21 नंबर क्वेश्चन, हमारा टाइप राइटर जो है ना, एक एक क्वेश्चन दो दे रहा है। भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार सर्वाधिक, पूर्व से पश्चिम की, भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार सर्वाधिक है सर। अब ये कह रहा है कि भाई साहब पूर्व से पश्चिम की तरफ सर्वाधिक विस्तार जो है किधर है? तो 22 डिग्री पर देखेंगे, पूर्व से पश्चिम की तरफ। अब इधर से आइएगा, इधर से, तो सर्वाधिक विस्तार किस साइड में है ना? तो 22 डिग्री के बाद इधर सर्वाधिक विस्तार में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर आएंगे, तो भारत की मानक यमुनोत्तर किस देशांतर रेखा को माना जाता है? मानक कौन सा रेखा है, किस रेखा को माना जाता है? मानक यमुनोत्तर मतलब होता है कि समय रेखा। किसको मानेंगे? तो 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री कितना मानेंगे? 82.5, कहाँ लिखा है 82.5? पगला 83.5 डिग्री लिख दिया, कह रहा है कि ये पगला गया हमारा, है ना, इसको, ठीक है। तो साढ़े कितना है? 82.5 डिग्री, ठीक है। तो कितनी डिग्री है? 82.5 डिग्री है, 83 डिग्री नहीं भैया, 82.5, इसको सुधार लीजिएगा, 82.5 डिग्री होगा, ठीक है। विश्व का कितना क्षेत्रफल भारत के पास है? देखो विश्व कितना क्षेत्रफल भारत के पास है, देखा यहाँ काहे छोड़ दिया। विश्व का कितना क्षेत्रफल जो है भारत के पास में है, कितना भाई? तो 2.4% अभी हम लोग पढ़े लोग बुक में, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सुदूर पूर्व एवं पश्चिम के बीच समय का अंतराल कितना हो जाएगा? तो दोनों के बीच में 2 घंटे का अंतर हो जाएगा। अभी मैं बोला यहाँ से और यहाँ, यानी कि अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के कच्छ तक का 2 घंटे का अंतर हो जाता है। कारण का है तो मालूम है आप लोगों को। स्वेज नहर को बनने में भारत और यूरोप के बीच में दूरी कितने किलोमीटर की कमी आ गई? तो ये जो है बात आप लोग को किताब में नहीं मिला होगा। 7000 किलोमीटर की कमी। देखो इसमें भी पॉइंट दे दिया, पगला रे ऐसे देना चाहिए, कॉमा था इसको दशमलव दे दिया है। 7000 किलोमीटर का कितना भैया? तो 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। अब ये बात बिहार बोर्ड की किताब में नहीं लिखा है, लेकिन लिखा कहाँ है? तो आपका लिखा है ये किताब, इसके बारे में चर्चा किया है आपका एनसीईआरटी की किताब में। जब एनसीईआरटी भी पढ़ाऊंगा मैं, ऐसा बात नहीं कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ाऊंगा, उसमें आपको ये मिल जाएगा देखने के लिए। स्वेज नहर बन जाने से, स्वेज नहर कहाँ है उसको मैप में डिटेल समझ जाता है। फिलहाल समझो कि स्वेज नहर बनने से भारत और यूरोप जाने के लिए 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई, नहीं तो पहले 7000 दूरी टॉप पे जाता था, ठीक है। इनमें से कौन सा देश भारत का पड़ोसी नहीं है? पड़ोसी कौन नहीं भैया? नेपाल हमारा पड़ोसी है, तो हम लोग तो डेली चल जाते हैं लोग, मतलब डेली नहीं, मतलब चल जाते हैं लोग, ऐसे नहीं है ना। श्रीलंका तो नीचे ही है, मालदीव नीचे ही है, बुरनई पता नहीं कहाँ है, वरना उसको मैप में है, मतलब वर्ल्ड में है, इधर हम लोग नहीं मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद भारत मुख्य भूमि के समुद्र तट की लंबाई कितनी है? अब कह रहा है समुद्र। अब यहाँ देखो लिखा मुख्य भूमि, यानी कि अंडमान निकोबार का नहीं लेंगे, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप को नहीं लेंगे, सिर्फ मुख्य भूमि का कह रहा है समुद्री तट लंबा। तो कितना हो जाएगा भैया? 61 से हो जाएगा, और वही सबको मिला जाता है तो 75.16 हो जाता है। अब कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। कहने रे भैया ले 32.2, पगला गेलो रे, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर कितना रे? इसको 8 बनाओ रे, 8, इसका कंप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। 29 नंबर आया कि मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी है जिनका सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। तो कौन होंगे? जो दूर के होंगे, है ना। भूटान लगभग करता है, बांग्लादेश लगभग करता है, तजाकिस्तान नहीं लगता, तजाकिस्तान भाग जाएगा उधर में ऊपर में, है ना। भारतीय मानक समय निर्धारण होता है कितना भैया? तो 82.5 डिग्री। देखो 21 लिखा है, 121 डिग्री लिख दिया है जी वाले भाई। 82.5 डिग्री को उधर लिख दिया 83 डिग्री, यहाँ लिख दिया 121 डिग्री। ये भाई साहब आप लोग सुधार लीजिएगा। 82.5 डिग्री कितना? 82.5 डिग्री, ऐसा ही मत रट लेना सब। कितना समय रेखा? तो 82.5 डिग्री कितना भैया? 82.5 डिग्री। 82 डिग्री कितना? 82 1/2 डिग्री, ऐसा करना। एक नीचे 2 छोड़ दिया, का किया होगा ना, 2 देखा होगा, हेने 2 है तो हेने 2 का कर हटा देते, एक से 2 से 2 काट दिया होगा। पहला क्लास में पढ़ता है इसीलिए।
हमारा देश भारत किस महासागर के शीर्ष पर स्थित है? तो कौन सा महासागर है? तो हम लोग का महासागर जो हम ही लोग के नाम से पढ़वे किया, मतलब हम लोग के देश के नाम से हिंद महासागर। भारत का सबसे दक्षिणी छोर स्थित है ना। दक्षिणी छोर कौन सा होगा? कन्याकुमारी। इसका नाम क्या है? कुमारी अंतरिक्ष बी नाम है। भारत के सबसे पश्चिमी छोर किस राज्य में? अब पश्चिम आ जाए, इधर पश्चिम, इधर है पश्चिम भैया और इधर है पूरब। तो पश्चिमी छोर कौन सा? गुजरात। और पूर्वी छोर पूछता है तो अरुणाचल प्रदेश, समझ आएगा ना। और दक्षिणी छोर पूछेगा तो बताओ बताओ बताओ, ये है तमिलनाडु, क्योंकि कन्याकुमारी भी पढ़ रहे। ऊपर में पूछेगा तो पहले तक कश्मीर, अब नहीं है, अब है लद्दाख, याद रखिएगा, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन, भारत की कुल स्थल सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? अब स्थल सीमा रेखा के 15,200 किलोमीटर पता ही दिए। अब देखो फिर यहाँ दे दिया है, बिंदु देने के दे दिया, दशमलव दे दिया है, सब लेकिन घबरा जाएगा सब भाई सब। देखो ध्यान सुनो, 15,200 किलोमीटर, ना कि 15 दशमलव, कितना है? 200 किलोमीटर, ठीक है। तो 15,200 किलोमीटर क्या है? स्थलीय सीमा रेखा है भारत का, ऊपर है जमीनी सीमा रेखा। 36 नंबर, नेपाल और भूटान भारत की किस दिशा में स्थित है? तो नेपाल कितने है भैया? ऊपरे है ना हम लोग का। भूटान भी ऊपरे है, यानी उत्तर साइड में है। किधर होगा? उत्तर साइड में। किधर के लिए? उत्तर में है, ठीक है। करक रेखा, देखो कर्क रेखा, करक लिख दिया है, लिखना चाहिए ऐसे कर्क रेखा, तो लिखा करक रेखा। करक खेल रहा होगा वो बैडमिंटन वाला। करक रेखा किस शहर से गुजरती है? तो कर्क रेखा किस शहर से गुजरती है भैया? पटना से गुजरती है, रांची से गुजरती है, दिल्ली से, शिमला से, अभी ना बताए थे उस बुकवा में, रांची से जो झारखंड की राजधानी है वहाँ से गुजरती है ना। 38 नंबर देखेंगे तो कौन देश सार्क सदस्य नहीं है? तो सार्क में कितना था? 8 गो था। मालदीव, श्रीलंका, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, यही 8 गोला था सब, ठीक है। ऐसे 8 गोला था, ठीक है। तो मैं देख कौन नहीं है, जान तो चाइनवा नहीं है, ये चाइनीज चाओमा नहीं है, ठीक है। धनुषकोटी तथा श्रीलंका के तट के बीच कितने किलोमीटर का दूरी है? अभी बताए थे भैया हम लोग का धनुषकोटी जो भारत का सबसे निचला भाग जो है, यहाँ से श्रीलंका जो कितने किलोमीटर का? 24 किलोमीटर का दूरी है। कितना है? 24 किलोमीटर का दूरी है, ठीक है। एडम्स ब्रिज भारत तथा किस देश को? वही एडम्स ब्रिज को हम लोग राम सेतु ब्रिज बनाया था, और अंग्रेजवा ना के एडम्स ब्रिज बना दिया लोग, कुछ और बना देगा लोग सब। तो श्रीलंका के बीच में है एडम्स ब्रिज, राम सेतु पुल जिसको बोला जाता है। जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में कौन सा पठार स्थित है? अब पूछ रहा भैया जम्मू कश्मीर के, है ना। अब आइए जम्मू कश्मीर, ये हो गया हम लोग एरिया जम्मू कश्मीर, लेकिन पहले था जम्मू कश्मीर, अब लद्दाख है, ठीक है। इसके चल जाओ उत्तर में, आए लो उत्तर और चले गए पूरब में, है ना। उत्तर और यह चले गए पूरब में, ठीक है। इस वाले एरिया में कौन सा पठार है? तिब्बत का पठार है, समझ आया हो? तो तिब्बत पठार। और इसके इस वाले एरिया में पूछता है ना, यहाँ पर ये पामीर का पठार, जिसको संसार का छत बोलते हैं, जहाँ से 3 तरफ से आके मिलता है, समझ आए ना, याद रखिएगा भैया। आगे चलिए, अब ये हो गया हम लोग का कंप्लीट पहला चैप्टर, यहीं खत्म करते। ये दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन आ गया भाई साहब, ये यहाँ से चैप्टर हो जाएगा, दूसरा चैप्टर शुरू हो जाएगा। रहने देते यार, बहुत लंबा हो जाएगा चैप्टर। दूसरा चैप्टर जब कंप्लीट मैं पढ़ाऊंगा ना, तो उसका ऑब्जेक्टिव उसी समय बता दूंगा। तो पहले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया है। आशा करता हूँ कि बहुत बेहतर तरीके से समझे होंगे। जो बच्चे नहीं समझे होंगे कमेंट करके पूछ लेना यार, है ना। और थोड़ा सा लंबा क्लास हो जा रहा है ना, बच्चों को पढ़ाना, उसके बाद वीडियो को रिकॉर्ड करना, यहाँ पर भी पढ़ाना, थोड़ा सा लंबा समय लग जाता है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। वीडियो आपके लिए काम लायक होगा और अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट करके जरूर बता सकते हैं वीडियो कैसा लगा। आप लास्ट तक अगर वीडियो देख रहे हैं तो लास्ट तक जाते जाते अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग कर दीजिएगा, है ना, वरना कंप्लेंट चल जाएगा आप लोगों के घर पे, है ना, ठीक है। तो यह भी वीडियो को